प्रिय पाठकों, आपका पुनः स्वागत है। प्रथम अध्याय, जिसका शीर्षक आवश्यकता, इच्छा एवं स्वप्न है, आपके विचारों को एक नई दिशा प्रदान करेगा और आपको आपके विषय में ही सोचने में सहायता भी करेगा। इस अध्याय को लिखते समय मैंने कई प्रकार के पहलुओं को समझने का प्रयास भी किया और उनको अपने जीवन के अनुभव से जोड़कर उस छवि की कल्पना भी की जिससे आपको सही अर्थों में समझाया जा सके। चलिए आप इस यात्रा आनंद लें और स्वयं को लाभान्वित भी करें। आवश्यकता, इच्छा एवं स्वप्न। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रकृति ने भी सभी प्राणी जगत के लिए भरपूर मात्रा में मूलभूत आवश्यकताओं में सम्मिलित सामग्री को उपलब्ध करा रखा है। वास्तव में ये प्रकृति का ही एक स्वार्थ होता है, क्योंकि वह हमारे माध्यम से स्वयं को ऊर्जावान बनाना चाहती है। किंतु मानव इन बिंदुओं को समझ नहीं पाता है, जिनको अन्य प्राणी वर्ग समझ लेते हैं। मानव के अतिरिक्त जितने भी प्रकार के प्रकृति ने रचनात्मक कार्य किए हैं, वह सभी अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं। कोई भी विशेष तौर पर आवश्यकता से अधिक संग्रह किसी भी संसाधन का नहीं करता। किंतु मानव प्रकृति की श्रेष्ठतम रचना होते हुए भी भली भांति नहीं जान पाता। मूल रूप से मानव के लिए ये करना आवश्यक भी है, क्योंकि उसके पास प्रकृति का सबसे बड़ा दायित्व होता है। मानव सदैव यही प्रयास करता है कि वह अपने वातावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित रख सके। उसका प्रत्येक कृत्य इसी दिशा में कार्य भी करता है। परंतु ऊर्जाओं के उचित नियंत्रण को जब वह खो देता है तो उसके समक्ष एक भ्रम का जाल प्रस्तुत हो जाता है। इससे मुक्त होने के लिए उसे जिस विशेष विधि का उपयोग करना होता है, उसे आध्यात्मिक विज्ञान कहा जाता है। परंतु शिक्षा के बदलते परिवेश में इस विधि को लगभग विलुप्त ही कर दिया है। वर्तमान में भी विश्व में कई प्रकार के ऐसे शोध संस्थान कार्यरत हैं, जो अपने अपने स्तर पर हर प्रकार से मानव के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। मानव को जिस प्रकार से अपने जीवन को संचालित करना है, उसके लिए समय समय पर विधियां उपलब्ध होती रहती हैं। किंतु ऊर्जाओं के सही अर्थों में निर्धारण की विधि न उपलब्ध होने के कारण मानव मस्तिष्क सदैव भ्रमित ही रहता है और स्वयं के जीवन का श्रेष्ठ उपयोग नहीं कर पाता। क्योंकि हमारा विषय मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि पूरे जगत में जितने भी प्राणी हैं, उनके लिए मूलभूत आवश्यकताएं एक समान होती हैं। इसमें सर्वप्रथम शुद्ध वायु उपलब्ध होती है। वायु एक ऐसा तत्व है जो हमें संभवतः हर एक सेकंड में चाहिए होता है। प्रकृति में वायु को भरपूर मात्रा में हमारे लिए उपलब्ध भी करा रखा है। उसको स्वच्छ रखना परम आवश्यक है, किंतु इसकी स्वच्छता जिस तत्व पर निर्भर करती है, उसे जल तत्व कहा जाता है। जल मानव के लिए वह तत्व होता है जिसे वह वायु के उपरांत उपयोग में लेता है। मानव का 70% भौतिक शरीर जल आधारित होता है। मानव को अपने पूरे जीवन में अपने भोजन का 70% अंश जल के लिए सुरक्षित ही रखना होता है, जिसमें लगभग 30% जल को उसे सीधे ग्रहण करना होता है। बाकी का 40% वह भोजन अथवा वायु के रूप में ग्रहण करता है। धरती पर पीने योग्य जल भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इसके उपरांत अगली आवश्यकता पौष्टिक आहार की होती है, जिसे हम अपना भोजन भी कहते हैं। क्योंकि मानव शरीर को 30% अपनी भौतिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करनी होती है, इसलिए वह प्रतिदिन लगभग 3 अलग अलग प्रहर इसके लिए उपयोग में लेता है। आयुर्वेद के अनुसार
प्रातःकालीन भोजन सबसे अधिक पौष्टिकता से भरा होना चाहिए। मध्यकालीन भोजन ऊर्जा से भरा होना चाहिए एवं रात्रि का भोजन शालीनता से भरा होना चाहिए। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था पहले से ही बना रखी है। हमें केवल इसका मुख्य ज्ञान ही होना चाहिए। हमें भोजन की शैली को केवल समझना है और उतना ही भोजन ग्रहण करना है जितना हमारे लिए आवश्यक होता है। योग शास्त्र के अनुसार हमें अपने भोजन के 4 भाग करने होते हैं, जिसमें से 2 भाग भोजन के लिए, 1 भाग जल के लिए एवं अंतिम भाग वायु के लिए आकर्षित करना चाहिए। इसके उपरांत जिस वस्तु की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होती है वह वस्त्र होते हैं। वस्त्र मुख्य तौर पर अग्नि तत्व की ओर संकेत करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अग्नि को इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए जिससे वह भीतरी एवं बाहरी प्रकृति को संतुलित मात्रा में उपयोग कर सके। अग्नि ही वह तत्व होता है जो मुख्य तौर पर भीतरी एवं बाहरी प्रकृति को एक बंधन में बांधकर रखता है। हम जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, हमें मूल रूप से उसके अनुसार ही अपने वस्त्रों का चयन करना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति में यदि हम देखें तो वर्तमान में हमारे परिधानों के प्रति रुझान भिन्न हो चुका है। यदि हम गर्म प्रदेश में रहते हैं तो हमें शीतल वस्त्र पहनना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यदि हम शीतल प्रदेश में रहते हैं तो हमें गर्म वस्त्र पहनने चाहिए। इसके विपरीत हो जाने से प्रकृति का अग्नि तत्व से संबंधित संतुलन प्रभावित होता है, जिसका सीधा प्रभाव वायु पर पड़ता है एवं जल का प्रवाह बाधित हो जाता है। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो इतना तकनीकी रूप से इस विषय में ज्ञान किसी को भी नहीं होता, किंतु जिन नियमों का हमने निर्धारण किया हुआ है वह स्वाभाविक तौर पर हमें इन्हीं के विषय में समझाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताएं अत्यंत सीमित होती है। यदि उसकी आवश्यकताओं की आपूर्ति हो जाती है तो वह सहजता से एक अगले पक्ष की ओर भ्रमण कर सकता है, जिसे हम इच्छा के रूप में परिभाषित करते हैं। इच्छा ऐसा शब्द है जिसे हमें गंभीरता से समझना भी होगा। जब हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो हमें अपने जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिखना प्रारंभ हो जाता है। ये दृष्टिकोण वास्तव में हमें एक ऐसी यात्रा पर ले चलता है जो हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। हम अपने भीतर छिपे हुए गुणों की पहचान भी करते हैं एवं उनके अनुसार अपने दायित्व को बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम एक छात्र के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार के विकल्प जन्म ले रहे होते हैं। ये सभी विकल्प उन भौतिकवादी जीवन शैली के समकक्ष हो सकते हैं, किंतु कुछ इसके विपरीत भी कार्य कर रहे होते हैं। यदि हमें भोजन, पानी एवं वस्त्र की प्राप्ति हो रही होती है तो हम इसके साथ साथ उन सुविधाओं के विषय में चिंतन करते हैं जो हमारे जीवन को सुखद बनाने में सहयोगी बन सकती हैं। ये सुविधाएं मूल रूप से हमारे कार्यक्षमता एवं कौशल विकास में उपयोगी सिद्ध होती हैं, किंतु सुविधाओं को केवल एकत्र करना आवश्यक नहीं होता। हमारे जीवन में उनकी कितनी उपयोगिता उपलब्ध है ये जानना भी आवश्यक होता है। सामान्य तौर पर मन के एक छलावे के कारण हम सुविधाओं को अपने पास रख लेते हैं, किंतु उपयोग बहुत कम कर पाते हैं। अर्थशास्त्र में इसके कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनका आधार मूल रूप से मांग एवं आपूर्ति विषय के अंतर्गत समझाया गया है। इस नियम के अनुसार उन वस्तुओं की आपूर्ति सदैव करनी चाहिए जो बाजार में मांग के परिमाप को सिद्ध करती हो। यदि आवश्यकता से अधिक आपूर्ति कर दी जाती है तो वह वस्तु अपनी उपयोगिता को कम करना प्रारंभ कर देती है।
ठीक इसी प्रकार हम अपने जीवन में किसी भी वस्तु को उपलब्ध करने से पूर्व इस बात को आश्वस्त कर ले कि उसकी उपयोगिता किस स्तर की हमारे लिए है। उपयोगिता का एक सिद्धांत और भी होता है जिसमें उपयोगकर्ता उस वस्तु के मूल्य के अनुसार स्वयं के खर्चों को संतुलित करता है। यदि उपयोगिता हमारे खर्चों को बढ़ा रही होती है तो ऐसी स्थिति में वह वस्तु हमारे लिए आर्थिक रूप से हानिकारक सिद्ध हो रही होती है। हमें ऐसा करने की आवश्यकता अपने भविष्य को सही दिशा के निर्माण के लिए होती है। यदि हम किसी भी वस्तु को अपने जीवन का सहयोगी बनाना चाहते हैं, तो उसके पूर्व यदि उससे संबंधित कोई अन्य वस्तु हमारे पास उपलब्ध है एवं उसकी उपयोगिता हमारे लिए नई वस्तु के आने के उपरांत भी बनी रह सकती है, ऐसी अवस्था में नई वस्तु को लाना श्रेष्ठ कहलाता है। परंतु यदि नई वस्तु का कौशल नवीनीकरण के साथ बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस नई वस्तु के हमारे जीवन में प्रवेश करने के उपरांत पुरानी वस्तु को हटाना ही श्रेष्ठ माना जाता है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में केवल उन बातों को ही स्थान दे सकते हैं जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंतु जब कभी भी कोई वस्तु हमारे जीवन से जुड़ जाती है तो उस स्थिति में उसके प्रति हमारा झुकाव हमारे विचारों को दिशा देने का काम करने लगता है। मूल रूप से हमें इस बात का विशेष ज्ञान ही नहीं मिल पाता और हम धीरे धीरे अनायास ही एक बोझ के तले दबते चले जाते हैं। हमें केवल और केवल एक बात पर ही अपना ध्यान आकर्षित करना होता है कि हम वास्तव में जिस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं, क्या वही हमारे लिए श्रेष्ठ है अथवा हम जीवन में कोई परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। इच्छाओं का वास्तव में कोई अंत नहीं होता, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर एक समय अवधि के उपरांत परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। ऐसी स्थिति में यदि हम अपने समाज के साथ नवीनीकरण को देखते हुए जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें उन सुविधाओं को अपने जीवन से जोड़ना ही श्रेष्ठ माना जाएगा जिससे हम समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना कार्य कर सकें। हमें सदैव इस बात पर अपने आप को नियंत्रित रखना होगा कि सुविधाएं सीमित अवस्था में ही हमें उपयोग में लानी है। हो सकता है कि जिन सुविधाओं को हम वर्तमान में अपने उपयोग में लाना चाहते हैं शीघ्र ही उनका परिवर्तन होने वाला हो। ऐसी स्थिति में हमारा उन सुविधाओं के प्रति धन का खर्च व्यर्थ हो जाएगा। इस बिंदु पर आकर एक अन्य बात को हमें सीखना होगा। जब कभी भी धन आदान प्रदान किया जाता है जिसके साथ कोई विशेष वस्तु जुड़ी होती है, तो ऐसी स्थिति में हमें उपयोगिता को गंभीरता से समझना होगा। हमारा धन मूल रूप से हमारी क्षमता को प्रकट करता है। संसार में दो ही बातें अथवा गुण हमें हमारे श्रेष्ठ पद तक ले जाने में सहयोगी होते हैं। यह विशेष गुण मूल रूप से भौतिकवादिता के संदर्भ में कहे जाते हैं। इन दो गुणों को आर्थिक एवं पद की शक्ति से चिन्हित किया जाता है। आज के इस भौतिकवादी युग में एक ओर जहां एक धनवान व्यक्ति जीवन को सुखद आनंद से जीता है, तो वहीं दूसरी ओर यदि एक ऊंचे पद का व्यक्ति है तो वह भी अपना इच्छित जीवन जीने में सक्षम होता है। इसलिए यदि आप मूल रूप से धनवान बनना भी चाहे तो आपको इन दोनों बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपके अंदर सर्वप्रथम उस बुद्धि कौशल का निर्माण होना चाहिए जिसे बुद्धिमान लोग एवं धनवान लोग उपयोग में लेकर आते हैं। एक कहावत प्रचलित है कि धन ही धन को आकर्षित करता है। इसका अर्थ क्या है कि जो धनवान व्यक्ति होता है वह अपने बुद्धि कौशल से और अधिक धन अर्जित करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त वह धन को निवेश करने के लिए अत्यधिक उत्साहित भी रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति एक अच्छे पद पर आसीन होता है वह भी मूल रूप से भविष्य के प्रति योजनाओं पर कार्य कर रहा होता है।
प्रत्येक स्थिति में एक बात स्मृति में रखने योग्य होती है जिसे हम निवेश कहते हैं। इस विषय पर हम भविष्य में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। अभी हमारा लक्ष्य केवल इच्छाओं को समझने की ओर केंद्रित रहना चाहिए। हमारी समस्त इच्छाएं इस प्रकार से पूरी होनी चाहिए कि हमारा धन का अधिक व्यय भी ना हो एवं हमें अपनी जीवन शैली के अनुसार सुख की अनुभूति भी हो जाए। इसके लिए अपनी इच्छाओं को हमें सूचीबद्ध करना परम आवश्यक हो जाता है। जब एक व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होने लगती हैं तो ऐसी स्थिति में उसके मस्तिष्क की बौद्धिक क्षमता प्रखर होने लगती है। इसका तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति एक ऐसी दिशा के लिए कार्य करने की योजना बनाने लगता है जिसका सीधा संबंध भविष्य के एक बड़े स्वरूप के रूप में देखा जा सकता है। किंतु ये कार्य कुछ सीमित लोग ही कर पाते हैं एवं अपने जीवन को प्रकाशित कर पाते हैं। अधिकांश लोग धन संग्रह के उपरांत धन का निवेश करके पुनः धन अर्जित नहीं कर पाते। सामान्य तौर पर जो तीसरा पक्ष होता है जिसे हम लोग सपने के रूप में देख रहे होते हैं, उसके लिए विशाल बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटी मानसिकता वाले सदा हर चीज को स्वार्थवश होकर देखते हैं। हमें हमारे सपनों के रूप में ऐसे कार्यों की ओर अपने दृष्टिकोण को लेकर जाना होता है जो इस भौतिक जगत से हमें आगे की दुनिया दिखा सकें। एक सामान्य व्यक्ति सपनों के रूप में भौतिकवादी वस्तुओं को ही अर्जित करना चाहता है। सपना एक ऐसी दिशा होती है जो हमें लोक से परलोक की ओर सोचने के लिए बाध्य करती है। एक सामान्य जीवन शैली में सपने का अर्थ इच्छाओं की पूर्ति करना होता है जो मूल रूप से धनवान लोगों के सुविधाओं में लगी होती हैं। हमें एक बात सदैव समझ लेनी चाहिए कि हमारे बुद्धि बल का विकसित होना ही प्रत्येक प्रश्न का हल होता है। किंतु ये बौद्धिक बल इतनी सरलता से प्रत्येक व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं हो पाता। व्यक्ति का बौद्धिक बल मुख्य रूप से हृदय पर आधारित होता है। अर्थात जितना हृदय मजबूत होता है उतना ही बौद्धिक बल भी प्रबल होता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी वाहन का इंजन बलवान होता है तो वह न केवल अधिक लोगों को ढोने का काम कर सकता है अपितु तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा भी देता है। इन स्थितियों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सदैव उसकी मूलभूत आवश्यकताएं यदि पूरी हो जाती हैं तो वह इच्छाओं की ओर आकर्षित हो जाता है। वातावरण स्वस्थ न होने के कारण वह अपनी इच्छाओं को ही सपने के रूप में देखना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि इच्छाएं केवल और केवल एक छलावा ही होती है, इसलिए इच्छाओं की पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। सपना वास्तव में एक ऐसे लक्ष्य को कहा जाता है जो हमें प्रकृति की मुख्य धारा से परे ले जाकर जीवन के वास्तविक आनंद से परिचित करवा सके। इसके अतिरिक्त अभी इस स्तर पर इन तीनों को समझाया नहीं जा सकता। जब आप आगे के अध्याय पढ़कर समाप्त कर लेंगे आप स्वतः ही स्वयं को इन्हें समझाने में पारंगत हो चुके होंगे। अपने अगले अध्याय में आप अपने जीवन के और समीप आने की चेष्टा करेंगे। जीवन यह मेरा है, अगले अध्याय का शीर्षक है, जो आपको आपके जीवन की विशिष्ट घटनाओं के साथ जोड़ते हुए एक नया अनुभव प्रदान करेगा। मित्रों, आपने प्रथम अध्याय को समाप्त किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ये पुस्तक केवल और केवल आपके लिए ही लिखी गई है, तो आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए जिसका परिचय आपने इस अध्याय को पूरा करके दे दिया है। यदि आप इसकी प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप विवरण में दिए गए लिंक पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं और अपनी ही भाषा में इसको प्राप्त भी कर सकते हैं। आप इस चैनल को सदैव के लिए अपना बना लें।
जिसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में घंटी को भी दबा दें ताकि प्रत्येक नवीन सूचना आपके पास शीघ्रता पहुंच सके। आप इस पुस्तक को अपने 5 मित्रों तक साझा अवश्य कीजिएगा।